हेलो हेलो। जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12th का जो आपको पॉलिटिकल साइंस है, जिसका जो छठा लेसन है आपको संवैधानिक व्यवस्था का संकट, उस पर आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो इससे पहले भी इसके जो है आपको जो 5 क्लास है वो आपको हो चुकी है, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इसका जो है एनालिसिस करके आपके जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दिया गया है। तो आप उससे वहां से जाकर देख लेंगे अगर आप नहीं देखे हैं तो, ताकि आपको क्रमबद्ध सारे चीज जो है समझ में आ सके। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, वो कह रहा है कि भारत में प्रसिद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन जो किया था वो कौन किया था। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। तो देखिए, तो इसमें इंदिरा गांधी जो थी वो आपको प्रधानमंत्री थी। उसी समय इन्होंने क्या किया था कि नौकरशाह को कहते कि वो प्रतिबद्ध हो, अर्थात सरकार के शासन के जो हो अगेंस्ट ना हो, सरकार के क्या है कि हिसाब से चले, ठीक है ना। तो इसी को कहा गया आपको प्रतिबद्ध नौकरशाही। तो ये जो प्रतिबद्ध नौकरशाही है, इस विचार का समर्थन कौन कहते हैं? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल है ये क्या है, ये भी जान लीजिए। 1966 से 1977 पहले टर्म में इनके प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल है। दूसरे टर्म की बात करेंगे तो 1980 से क्या है कि 1984, क्या है 84, यानी कि इंदिरा गांधी 3 बार जो है प्रधानमंत्री जो थी वो आपको चुनी गई थी। इस बात को आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद पर इनका कार्यकाल 1964 से 1966। देखिए, कहने से लग रहा है आपको 2 साल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 20 साल का लगभग जो है इनका प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल है, क्योंकि ये आपको क्या होते हैं कि 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लगभग 1.5 साल का इनका क्या होता है कि प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल होता है। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर इनका जो है आपको कार्यकाल है। उसके बाद है आपको राजेंद्र प्रसाद जी, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक रहते हैं। और इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए क्या है कि आपको पहले व्यक्ति थे, मतलब कि भारत के पहले व्यक्ति ऐसे कौन थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बात इनके बारे में याद रखिएगा कि लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित अब तक के एकमात्र क्या कहेंगे कि आपको राष्ट्रपति। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए, अब हम चलते हैं 2 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि किसने कहा कि दोष होते हुए भी, क्या है, दोष होते हुए भी नौकरशाही जो है वो आपको एक अपरिहार्य क्या है कि आपको आवश्यकता है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कार्ल मार्क्स, मार्क्स वेबर, उसके बाद है हेरोल्ड लॉस्की, उसके बाद है एफ.एम. मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको हेरोल्ड लॉस्की। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ से कार्ल मार्क्स का नाम आया। तो एक चीज याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स को ना वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, या आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं 3 में क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के समय में यह बात उठी कि जज के पद पर क्या है कि आपको नियुक्त से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में कई सारे संविधान संशोधन जो थे वो आपको किए गए थे, और उस संविधान संशोधन में इन सभी बातों को जो था वो आपको स्पष्ट रूप से कहा गया था। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो देख रहे हैं 3, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन इसमें और भी प्रधानमंत्री है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि आपको जानते हैं कि किस प्रधानमंत्री के बारे में क्या जानना है, इस पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें कई सारे ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए हैं, तो आप लोग इस ऑप्शन को देखिए अच्छे से, ठीक है ना। क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ऑप्शन में जो है आपको क्या दिया गया है, ए में देखिए कि आपको जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद है आपको लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद है और भी ऑप्शन राजीव गांधी। तो देखिए, तो इस सभी ऑप्शन से कुछ ना कुछ जो है वो आपको प्रश्न आएंगे। जैसे देखिए, क्या है जवाहरलाल नेहरू, इन्हें आधुनिक भारत का हम लोग निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माता। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए आधुनिक भारत का जो निर्माता है वो किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दूसरी बात कि भारतीय विदेश नीति का भी जो जनक कहेंगे वो कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन सब आएंगे कि भारतीय विदेश नीति जो है इसके जनक किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? लाल बहादुर सॉरी
जवाहरलाल नेहरू जी को। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए तो लाल बहादुर शास्त्री जी 1965 के भारत पाक युद्ध के समय एक नारा दिए थे, जय जवान, और इसके अलावा आपको जय किसान। क्या है? जय किसान। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब आइए, अब यहाँ से चलते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ना मेरे भाई, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या, तो आपको सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो देखिए नव निर्माण आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो आपको जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, यह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपको महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से क्या करते हैं, ये आपको जानते हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद है विनोबा भावे, इन्हें आचार्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने जय जगत का क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। और 1951 में ये क्या करते हैं कि साथियों भूदान आंदोलन की यह क्या करते हैं कि आपको शुरुआत करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तब क्या कहेंगे, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। और रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले ये क्या थे कि आपको पहले भारतीय थे। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। उसके बाद क्या कह रहा है सुनिए, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद का क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। तो जैसे भी एग्जाम में आपके आए प्रश्न आपको देख लेना है। और जयप्रकाश नारायण जी, इनके बारे में याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि ये जो संपूर्ण क्रांति है साथियों, इस संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो इंदिरा गांधी जो है, सॉरी इंदिरा गांधी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी ने कब दिया था, 1974 में। और कहाँ से दिए थे, तो आपको पटना के गांधी मैदान से। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 4 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। और देखिए, और ये जो आपको 3-3.5 महीना का समय है, यह आपके लिए काफी गोल्डन पीरियड है। जो विद्यार्थी जितना ज्यादा मेहनत करेंगे वो उतने ही ज्यादा आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो इस अवधि में लगभग लगभग हम सभी सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर को लगभग लगभग क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 5 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद कह रहा है आपको गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, फिर है आपको बिहार। तो साथियों ये जो नव निर्माण आंदोलन है ना, यह जो आपको विफल हुआ था, ये आपको कहाँ जानते हैं, तो ये आपको यानी कि ये जो देख रहे हैं बिहार, इस बिहार में नव निर्माण आंदोलन जो था वो आपको विफल हुआ था। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए और इसमें और भी राज्य दिए गए, उसके बारे में कुछ विशेषता को जानते हैं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है कि आपको राज्य है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपको कौन है। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। गुजरात यह भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, ठीक है ना। और इसे हम लोग श्वेत रेगिस्तान के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ नमक का उत्पादन ज्यादा होता है। उसके बाद पूछेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो आपको कौन है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कहिएगा तो आपको राजस्थान, ठीक है ना। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है आपको देख लेना। और पूछेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो वो आपको कौन हो जाएगा, तो आपको बिहार हो जाएगा। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है आपको उसको बढ़िया से देख लेना है। तो 5 का राइट आंसर वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 6 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि जब जनता पार्टी की क्या हुई कि सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला। यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ कह रहा है कि जनता पार्टी की सरकार, तो साथियों जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पहली बार कब बनती है, 1977 में। कब बनती है, 1977 में। तो जो जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय जो प्रधानमंत्री का पद मिला था ना वो आपको मोरारजी देसाई को मिला था, ठीक है ना। जबकि उप प्रधानमंत्री का पद चौधरी चरण सिंह और आपको जगजीवन राम, इन दोनों लोगों को कौन सा पद मिला था, तो आपको उप प्रधानमंत्री का पद। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में क्या हुए थे कि आपको मतलब कि प्रधानमंत्री बने थे, 81 वर्ष की उम्र में। सोचिए इतने उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। उसका थे जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, ये जनता पार्टी के गठन में अहम क्या किए थे कि आपको रोल अदा किए थे, अर्थात ये किंग मेकर थे। क्या थे, किंग मेकर थे। तो जगजीवन राम जो थे वो आपको जूनियर प्रधानमंत्री थे, मतलब जूनियर उप प्रधानमंत्री थे। और चौधरी चरण सिंह जो है वो आपको सीनियर उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। जबकि प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे जनता पार्टी की सरकार में किन है, तो क्या कहेंगे, तो आपको मोरारजी देसाई को। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो उस समय जो साथी हो
जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो आपको चंद्रशेखर थे। कौन थे? चंद्रशेखर थे। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, कि जब बताइए कि जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहिएगा? चंद्रशेखर थे, ठीक है ना। तो 6 का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए 7 में क्या करा है सुनिए। कह रहा है कि जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से क्या कर दिया गया था, कि आपको वंचित कर दिया गया था। तो देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है राजनारायण, उसके बाद है आपको चंद्रशेखर, उसके बाद है मधुलिया इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों इसका बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, तो 7 का आप लोग समझ गए होइएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपको इंदिरा गांधी। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा हुआ है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है बीएम तारकुंडे, राजेंद्र सच्चर, उसके बाद है अधिवक्ता मुखी एचडी सूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा आपको बीएम तारकुंडे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको बिल्कुल सही है। और देखिए, और ये जो तारकुंडे समिति है ये आपको चुनाव में सुधार के लिए भी क्या है कि आपको गठित किया गया था। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो सच्चर समिति है ये आपको अल्पसंख्यकों के पहचान के लिए क्या है कि मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा क्या हुआ था कि आपको गठित हुआ था। तो देखिए, तो जितने भी चीज आपको बताए जा रहे हैं सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो 8 नंबर प्रश्न देख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 9 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन जो हुआ था वो आपको कब हुआ था। तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है आपको 1971, 1976, 1977, 1978। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, यह जो हुआ था आपको 1976 में। और 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान। तो देखिए, ये जो 42वां संविधान संशोधन है इस संविधान संशोधन में बहुत सारे चीज हुए थे, लेकिन कुछ यूनिक चीज जान लेते हैं। जैसे क्या था, तो देखिए, तो राष्ट्रपति को क्या किया गया था कि आपको मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए क्या कर दिया गया था कि आपको बाध्य किया गया था। मतलब कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भेजे गए चीजें उसे राष्ट्रपति क्या है कि आपको नहीं लौटा सकते थे। यह बात जो कहा गया था कि संविधान संशोधन में, तो आपको 42 में संविधान संशोधन में। तो आपसे प्रश्न आएगा कि बताइए कि किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को जो है वो आपको क्या कर सकता है कि आपको मानने के लिए बाध्य होगा। तो यह आपको 42 में संविधान संशोधन में। फिर क्या था, 1978 में आपको 44वां संविधान संशोधन होता है। और इस 44वां संविधान संशोधन में कहा जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, लेकिन वे मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह को एक बार से अधिक जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। मतलब यहाँ पर भी राष्ट्रपति के ताकत को बांध दिया गया कि एक ही बार आप क्या है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं, एक बार से अधिक नहीं। तो यहाँ से प्रश्न आ गया कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा साथियों एक चीज और याद रखिएगा कि जो संपत्ति के अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे क्या कर दिया गया कि आपको कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया था। तो सारी चीज आपको याद रखना है। 1977 में क्या होता है कि आपको जनता पार्टी की जो सरकार होती है वो आपको केंद्र में बनती है, और जनता पार्टी की ओर से पहले प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो कौन बनते हैं, तो आपको मोरारजी देसाई। सारा चीज याद रखना है। 1971 में राजाओं को जो मिलने वाला जो आपको प्रीवी पर्स व्यवस्था थी, इसके अलावा उनको मिलने वाले जो विशेषाधिकार था उसको 26वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो देखिए, तो संविधान संशोधन से संबंधित जो भी प्रश्न है उसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए, जो कुछ भी आपको समझाया जा रहा है सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 10 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि सही राजनीतिक दल का चयन कीजिए जो 1977 में केंद्र में सत्ता में आई थी। मतलब केंद्र में कौन पार्टी 1977 में सत्ता में आई थी। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है जनता पार्टी, उसके बाद कह रहा है आपको भारतीय जनसंघ, फिर आपको कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो साथियों 1977 में केंद्र में जो आपको सत्ता में आती है वो आपको जनता पार्टी। तो यहाँ से एक बात आती है कि जनता पार्टी का गठन हुआ कब था। तो देखिए, जनता पार्टी का गठन होता है 1977 में। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। भारतीय जनसंघ पार्टी इसकी जो स्थापना होती है वो आपको 1900 कितना में, तो आपको 51 में। उसके बाद है आपको कम्युनिस्ट पार्टी, इसका जो गठन हुआ था ये आपको 1925 में। सभी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन होता है वो आपको 1885 में होता है। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। तो 10 का ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब आइए, अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि बताइए कि किस राज्य में पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो वह आपको केरल में 1957 में, जो कि आपको कम्युनिस्ट पार्टी की बनी थी। तो जैसे भी आपके एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न, आप उसे अच्छे से कैरी करके आंसर देना, ठीक है ना, ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। चलिए अब चलते हैं 11 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति की घोषणा जो है वो आपको किसने की थी। तो साथियों, संपूर्ण क्रांति की घोषणा ऑप्शन ए कह रहा है इंदिरा गांधी, उसके बाद कह रहा है आपको जेपी नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, उसके बाद है मोरारजी देसाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि संपूर्ण क्रांति के जो नारा है वो आपको कहाँ से दिया गया था। तो देखिए, ये जो संपूर्ण क्रांति का नारा है, ये साथियों आपको पटना के क्या कहेंगे कि आपको गांधी मैदान जो है, इसी पटना के गांधी मैदान से क्या किया गया था कि आपको दिया गया था। तो पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था। तो याद रखिएगा 5 जून 1900 कितना को जानते हैं, तो आपको 74 को। तो याद रखिएगा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। और किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको लोकनायक, क्या है, लोकनायक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्हें जेपी के नाम से भी क्या होता है कि आपको जाना जाता है, या इनके बचपन का नाम कहेंगे बाबू, तो हो जाएगा आपको बाउल। क्या हो जाएगा, बाउल। तो सब कुछ आपको याद रखना है। इधर है इंदिरा गांधी, इन्हें हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो आपको आयरन लेडी ऑफ इंडिया। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न है, आपको बढ़िया सा आंसर देना है। जॉर्ज फर्नांडिस, ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे थे। मोरारजी देसाई, केंद्र में सबसे अधिक बार जो है बजट पेश करने का संसद में जो रिकॉर्ड है वो किनके पास है, तो आपको मोरारजी देसाई के पास है, ठीक है ना। और मोरारजी देसाई भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी की सरकार में। कब, तो वह आपको 1900 कितना में, तो आपको 67 में, 69 तक जो थे वो आपको उप प्रधानमंत्री रहे थे। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है इन्हीं के पास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 12 का आंसर जो है आप लोगों को बढ़िया से देना है, ठीक है ना। 12 का आंसर जो है हम नहीं देंगे, आपको स्वयं देना है, ठीक है ना। बस हम लास्ट में बताएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत है, उस चीज को हम बताएंगे, ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जो है दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए, कर रहा है कि जनता पार्टी का गठन जो है वो आपको कब हुआ था, यही प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं जनता पार्टी, इसमें दिए गए ऑप्शन में से कोई है ही नहीं। क्या है, कोई है ही नहीं। देखिए, कह रहा है कि 1 मई 1977, 29 अगस्त 1974, 25 जून 1974। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जनता पार्टी का जो गठन हुआ था ना जनवरी 1977 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ए नंबर ऑप्शन होंगे मार दिए हुए, जो कि गलती है, ठीक है ना। आइए अब हम चलते हैं आगे। और देखिए, इसमें से कुछ चीज है जिसको आपको याद रखना है। जैसे देखिए 1 मई, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, यह आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। 29 अगस्त को हमारे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। 25 जून जो है 1975 को देश में आपको तीसरी बार जो होती है आपको आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इस सभी चीज को आप अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सब इसका कीवर्ड है। चलिए अब चलते हैं 13 में। तो देखिए बाबू, 13 में क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो देखिए, जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे ना वो आपको लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन इसी में पूछ दिया जाएगा, क्या जानते हैं कि बताइए जय जवान क्या है, जय जवान। उसके बाद है आपको जय किसान, क्या है, जय किसान। और आपको जय विज्ञान, क्या है, जय विज्ञान। इसका जो नारा दिए थे वो आपको कौन दिए थे। तो साथियों, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा दिए थे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने दिए थे। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन काल में 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन इसी में क्वेश्चन आएगा, बताइए कि ये जो जय जवान है क्या है, जय जवान। इसके अलावा आपको जय किसान, देखिए क्या क्या आ सकता है। इसके अलावा आपको जय विज्ञान, क्या है, जय विज्ञान। और जय अनुसंधान, क्या है, जय अनुसंधान। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारे भारत के महान वैज्ञानिक श्री नरेंद्र मोदी जी का क्या है कि आपको यह स्लोगन है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ से सब कुछ आपको याद रखना है। उसके बाद है ये देखिए, इधर मोरारजी देसाई आपको बताए थे कि सबसे अधिक उम्र में
प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जो है इन्हीं के पास है 81 वर्ष की उम्र में। उसके बाद है इंदिरा गांधी। तो देखिए इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे सबसे पहली बार 19 जुलाई 1969 को। याद रखिएगा कितना को, 19 जुलाई 1900 कितना को, तो 69 को इन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। और फिर 15 अप्रैल 1980 को क्या किए थे कि आपको 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे। तो आज जो हम लोगों का बैंकों तक पहुंचे ना बाबू, वो श्रीमती इंदिरा गांधी की क्या है कि आपको देन है। लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। तो ये सारे चीज आपको याद रखने हैं। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 14 में क्या करें, सुनिए। कह रहा है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो देखिए 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले जो राष्ट्रपति है उनका नाम है आपको फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना, 1975 में आपातकाल की घोषणा यही किए थे। और फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में एक चीज जान लीजिए, क्या जानते हैं कि ये असम से क्या है कि आपको राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे, असम या राष्ट्रपति थे, ये याद रख सकते हैं। दूसरी बात कि फखरुद्दीन अली अहमद जो है भारत के दूसरे मुस्लिम क्या थे कि आपको राष्ट्रपति थे। इनका जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल है वो क्या था, 1974 से 1977 तक ये क्या रहे थे कि आपको भारत के राष्ट्रपति रहे थे। फिर यहाँ से बात आएगी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यह आपको भारत के राष्ट्रपति कब तक रहे थे, तो 1967 से 1969। और एक चीज याद रखिएगा, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले जो आपको राष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह। तो याद रखिएगा कि ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और डाकघर संशोधन अधिनियम पर इन्होंने क्या किया था कि वीटो पावर का प्रयोग किए थे। तो ज्ञानी जैल सिंह का जो आपको राष्ट्रपति के रूप में जो आपको कार्यकाल है वो आपको क्या है, तो देखिए तिनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में जो है वो आपको 1982 से 1900 कितना है, तो आपको 87 है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और डाकघर संशोधन विधेयक पर इन्होंने क्या किया था कि आपको वीटो पावर का जो है वो आपको प्रयोग किए थे। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए तो 14 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि आपको ए हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 15 में। 15 में क्या कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए थे वो आपको जयप्रकाश नारायण जी किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद है आपको बीपीसी। तो बीपीसी ने मंडल आयोग के सिफारिशों को क्या किए थे कि आपको लागू किए थे। ठीक है ना, तो मंडल आयोग के जो सिफारिश है इसको कब लागू किया गया था, तो 13 अगस्त 1990 को। मोरारजी देसाई के बारे में आपको बताएं ये सारे चीज। चंद्रशेखर जो कि बीपीसी के बाद आपको प्रधानमंत्री भी बने थे और कांग्रेस में इनको युवा तुर्क के नाम से क्या होता था कि आपको जाना जाता था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताओ कांग्रेस में युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता था, तो याद रखेंगे कि कांग्रेस में युवा तुर्क के नाम से चंद्रशेखर को जाना जाता था। तो 15 का राइट आंसर आपको ये हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 16 में। और आप लोगों को कैसी लग रही क्लास, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे क्लास में जो है मिर्ची मसाले नहीं होते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप लोग थोड़ा बहुत बोर भी होते हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो होता है वो आपको मिर्ची मसाले नहीं पूछे जाते हैं। आपको सीरियस होकर बाबू पढ़ना होगा, तब जाकर आप किसी भी एग्जाम को फाइट कर पाएंगे, क्योंकि 12th निकालना एकदम आसान होता है। आगे जाइएगा कंपटीशन में तो आपको करोड़ों में जो है वो आपको क्या करना है कि आपको एग्जाम देना है। ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी से ही आपको सीरियस होकर पढ़ने की आदत जो है डालनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल जो है वो आपको लगाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 352, 356, अनुच्छेद 300 क्या है कि आपको 60, 364। तो देखिए तो भारत में जो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकते हैं वो आपको अनुच्छेद 360 के तहत। तो यहाँ से एक बात आएगी, क्या जानते हैं कि ये जो भारत में वित्तीय आपातकाल है, ठीक है ना, अनुच्छेद 360 के तहत कब लगाया जा सकते हैं, तो कहेंगे जब भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व और साख को जब खतरा हो, उस समय आपको क्या जानते हैं कि आपको वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 352, इसके तहत जो है आपको क्या लगाया जा सकते हैं, तो देखिए तो इसके तहत जो है देश में आपको राष्ट्रीय आपात, क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आपात जो है इसको क्या हो सकता है कि आपको लगाया जा सकता है। उसके बाद है आपको क्या जानते हैं अनुच्छेद 356, इसके तहत जो है वो आपको राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन जो है वो आपको लगाया जा सकते हैं। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 360, इसके तहत जो होते हैं वो आपको वित्तीय आपात जो होते हैं वो आपको
लगाए जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी चीजों को आप बढ़िया से कैरी करके रखेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 368। तो इसके तहत जो होते हैं वो आपको मतलब संविधान में संशोधन किए जाते हैं। तो फिर यहाँ से बात आती है कि राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लागू हुई है। तो देखिए 1962 में, उसके बाद है आपको 1971 में, उसके बाद है आपको 1975 में। तो 3 बार जो है अब तक हमारे देश में आपको राष्ट्रीय आपात जो है वो आपको लागू हो चुकी है। तो सारी चीज आपको याद रखना है। फिर है राष्ट्रपति शासन बिहार में कितने बार लागू हुई है। तो वो आपको 8 बार। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो वो आपको पंजाब में। तो ये सभी चीज को आपको देख लेना है। वित्तीय आपात क्या अभी तक एक बार भी लागू हुई है या नहीं हुई, तो हम कहेंगे नहीं हुई है। तो ये जो देख रहे हैं 16, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना है। चलिए 17 में क्या कह रहा है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा जो है वो आपको कब हुई थी। तो साथियों, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो संकटकालीन स्थिति है इसकी जो घोषणा हुई थी ना, वह आपको 1975 में हुई थी। कितना में हुई थी, 1975 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको राइट क्या है हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 1974 क्या है, 1974। तो साथियों एक चीज याद रखिएगा, 1974 में जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। 1974 में रेल हड़ताल हुआ था, ये सब याद रखना है। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो थी वो आपको बनी थी। तो ये सभी चीज आपको याद रखना चाहिए। फिर यहाँ से एक बात आती है कि आपको देश में आपातकाल कब कब लगा है। तो देखिए अभी बताए थे 1962 में, तो ये आपको भारत चीन युद्ध के कारण। उसके बाद आपको 1971 में भारत पाक युद्ध के कारण। 1975 में देश में आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर आपातकाल क्या किया गया था कि आपको लागू किया गया था। तो ये 3 ईयर को आपको याद रखना है। 1962 में आपातकाल की घोषणा डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने किए थे, क्योंकि उस समय वही राष्ट्रपति थे। 1971 में बीबी गिरी, 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद। तो देश में आपको आपातकाल कब लगाए जा सकते हैं, तो जब आपको बाह्य आक्रमण हो, या आपको युद्ध की स्थिति हो, या आपको आंतरिक गड़बड़ी हो, या उसी को भी कहते हैं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। तो ऐसे परिस्थिति में क्या है कि देश में आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है आपको की जा सकती है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं 18 में। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसका आंसर जो है आप लोगों को देना है। इसका आंसर हम नहीं देंगे, ठीक है ना। आप लोग पहले आंसर दीजिए, जब आप लोगों से नहीं आएगी आंसर फिर हम देंगे। देखिए चलिए जल्दी से सभी लोग जो है अपना आंसर दीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांतिकारी दल, भारतीय लोकतंत्र, उसके बाद है भारतीय जनता दल। तो देखिए तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको हम लोग बीजेपी के नाम से जानते हैं, ये आपको भारतीय जनसंघ का क्या है कि आपको नया नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारतीय जनसंघ कब स्थापित होता है, तो ये आपको 1951 में। कितना में होता है, 1951 में, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये आपको कब स्थापित होती है, यानी इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको 1980 में। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो साथियों सभी चीज आपको याद रखना है। जबकि इसके संस्थापक जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, ठीक है ना। तो 18 का राइट आंसर समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर जो है इसका वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए तो साथियों अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो देखिए संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो आपको जयप्रकाश नारायण ने। और संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो कहाँ से शुरू हुई थी, तो वो आपको बिहार से, ठीक है ना। बिहार के छात्र आंदोलन से यह संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो बिल्कुल राइट है। चलिए आगे क्या कह रहा है, 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री जो है वो आपको कौन बने थे। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई, इंद्र कुमार गुजराल। तो देखिए 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल में जो प्रधानमंत्री बने थे ना, याद रखिएगा वो आपको कौन बने थे जानते हैं, तो वो आपको मोरारजी देसाई बने थे। तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने मंडल आयोग के सिफारिशों को 1990 में क्या किए थे कि आपको लागू किए थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो आपको चंद्रशेखर बनते हैं, याद रखिएगा। इंद्र कुमार गुजराल जी ये आपको प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं, ठीक है ना। और कब बनते हैं तो ये भी देख लीजिए, जब आपको संयुक्त मोर्चा की सरकार होती है तो उस संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत ये क्या होता है कि आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। और संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत ही एच.डी. देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार गिरने के बाद यानी कि 1996-97 में। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो 20 का राइट आंसर समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 21 में क्या करा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आपको लगाया जा सकता है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अभी बताए थे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है, क्या है, और भी ऑप्शन है। देखिए क्या है, अनुच्छेद 368, ठीक है ना। तो देखिए अनुच्छेद 368 में जो है आपको संविधान संशोधन क्या कहेंगे, कि ये जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के बारे में क्या किया गया, कि आपको उल्लेख किया गया, तो इसे आपको याद रखना है। दूसरी बात कि ये जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, इसका जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है, तो भाग 20 में, और आपको अनुच्छेद कहेंगे तो आपको 368 में जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। उसके बाद है 360, तो देखिए तो अनुच्छेद 360 में जो बाबू वो आपको क्या है, तो आपको वित्तीय आपात की चर्चा, किसकी चर्चा है, वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। और अनुच्छेद 356 इसमें आपको प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 22 की ओर। क्या कह रहा है सुनिए, प्रश्न आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन जो है इसकी शक्ति जो है आपको निहित है। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का, तो यह जो है आपको अनुच्छेद 72 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी अनुच्छेद 72 कह रहा है, अनुच्छेद 13 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि इसमें आपको जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह भारत में किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो देखिए तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ना भारत में, यह आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। मतलब भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो बात कही गई है, ठीक है ना, वो कहाँ से प्रेरित होकर जानते हैं, तो आपको अमेरिका से। फिर है अनुच्छेद 72, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का जो क्षमादान शक्ति है, क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति, उसका क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 108, तो अनुच्छेद 108 में क्या है इसे भी जान लेते हैं। तो देखिए तो अनुच्छेद 108 में जो है वो आपको संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, किसका प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि संसद के संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो क्या कहिएगा, अनुच्छेद 108 में। उसके बाद है आपको 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कहेंगे तो अनुच्छेद 72 में। तो जो आपको बताया जा रहा है इसको बढ़िया से देखते चलना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो आपको क्या हो जाएंगे, तो आपको राइट हो जाएंगे। दो जगह हमसे देखिए ना ऑप्शन बी लिखा गया है, एक को खत्म कर देते हैं। चलिए आइए, एक खत्म हो गया। चलिए अब चलते हैं 23 में। क्या कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति, कौन क्रांति बताइए थे, संपूर्ण क्रांति किसका नाम जुड़ा हुआ है। देखिए महात्मा गांधी, राजनारायण, जेपी नारायण, इंदिरा गांधी। तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति से नाम जुड़ा है ना बाबू, वो आपको जयप्रकाश नारायण जी का। तो ये सब आपको पहले भी बताया, अच्छे से याद हो भी गए होंगे। महात्मा गांधी कहेंगे तो महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन चलाए थे भारत में, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917। इसके बाद है आपको खेरा किसान आंदोलन, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31, फिर 32 से 34। और सबसे जो जोरदार आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी भारत में, और था आपको क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बिहार में कर रहा है संपूर्ण क्रांति, तो ये इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस सब के खिलाफ चलाया गया था। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 में, सॉरी 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। देखिए माड़े से यहाँ पे जो है आपको गलती लिखा गया था, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। 24 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। मतलब कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार आपसे पूछा जा रहा है, पहले गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है, तो वह कौन थे जानते हैं, तो आपको मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो केंद्र में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी ना, किस पार्टी की जानते हैं, तो आपको जनता पार्टी की। और जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी, 1977 में। हालांकि मोरारजी देसाई की सरकार जो होती है 1979 में गिर जाता है, तो फिर आपको चौधरी चरण सिंह जो होते हैं आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 24 का राइट आंसर वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 25 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1975, 1976, 1977, 1974। तो देखिए तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि आपको 1975 में जो है आपातकाल की क्या की थी कि घोषणा करवाई थी, ठीक है ना। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा।
उसके बाद है इसमें और भी ऑप्शन है, उस पर विचार करते हैं। तो देखिए 1974 में आपको रेल हड़ताल हुआ था। क्या हुआ था? रेल हड़ताल। इसके जो नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। उसके बाद 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार क्या होती है कि आपको बनती है। 1976 जो है इसमें आपको क्या होता है कि 42वां संविधान संशोधन इस ईयर में होता है, और 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट वमेंट करते नहीं हो, इससे मुझे पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या कमियां हैं, ठीक है ना। हम अपनी कमी को जानना चाहते हैं और मेरी कमी पर सबसे ज्यादा नजर आप लोगों की रहती है, इसलिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर कि इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम भी अभी सीख ही रहे हैं, ठीक है ना। आइए, क्योंकि बाबू हम पूर्णतः टीचर नहीं है, बस हम आपके एक सहयोगी है। क्या है? सहयोगी है, ठीक है ना। बस हम दोनों में उम्र का बस फर्क है, हम आपसे थोड़े सीनियर हुए और आप हमारे जूनियर हुए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कहीं पे अगर दिक्कत होती है तो आप जरूर हमें बताएं। आइए देखिए क्या कह रहा है। केंद्र में कह रहा है कि जनता पार्टी की सरकार किस वर्ष सत्ता में आई थी। तो साथियों, केंद्र में जो जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है ना, वो आपको 1977 में अभी जस्ट बताए थे। चलिए इसमें और भी ईयर सब है, उसको जान लेते हैं। देखिए 1980 में भारतीय जनता पार्टी का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब होता है? 1980 में। जनता पार्टी की सरकार जो होती है वो आपको कब गिर जाती है? मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में। 1975 में देश में जो होते हैं वो आपको आपातकाल लगते हैं। क्या होते हैं? आपातकाल लगते हैं। किस नाम पर? तो आपको कथित आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर। क्या है? आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 26 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है कि बी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का उद्घोष जो किया था, कौन किया था? तो देखिए, तो संपूर्ण क्रांति का जो उद्घोष है वो आपको जयप्रकाश नारायण जी किए थे। तो इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो 27 का है बी, वो बिल्कुल राइट है। और बाकी सभी लोगों के बारे में पीछे भी हम चर्चा किए हैं, तो इस पर ज्यादा समय देने से कोई मतलब है नहीं। चलिए 28 में चलते हैं। क्या कह रहा है सुनिए, देख लीजिए बढ़िया से आप लोग। देखिए कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था। तो देखिए, तो संपूर्ण क्रांति का जो विचार दिए थे ना वो आपको जयप्रकाश नारायण जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए भगत सिंह। तो देखिए भगत सिंह के शहादत को आप जरूर याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 को इन्हें जो है लाहौर सेंट्रल जेल में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा क्या किया गया था कि आपको फांसी दिया गया था। इसीलिए हम लोग इनकी शहादत दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। दूसरी बात कि भगत सिंह ने एक नारा दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना। इसके अलावा साम्राज्यवाद का ना सो क्या हो ना सो, ऐसे नारा जो दिए थे, कौन दिए थे? भगत सिंह। जय जगत का नारा, क्या है? जय जगत का नारा कौन दिए थे? तो आपको आचार्य विनोबा भावे। और इन्होंने ही भूदान आंदोलन को क्या किए थे कि आपको शुरू किए थे। कहाँ से? तो आपको आंध्र प्रदेश से। सुभाष चंद्र बोस जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, जैसे जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे बताइए? थे तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 29 में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आचार्य जेपी कृपलानी, उसके बाद है राजनारायण चंद्रशेखर जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। देखिए ये क्वेश्चन जो है बार बार जो है आपको पूछा जा रहा है। अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि जो आचार्य जेपी कृपलानी थे ये आपको क्या थे? तो कांग्रेस मतलब देश की आजादी के समय ये कांग्रेस के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो इसको आपको याद रखना है। 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे वो आपको राजनारायण थे। कौन थे? राजनारायण थे, ठीक है ना। तो 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 30 में क्या कह रहा है कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो आपको मोरारजी देसाई थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है सी, वो राइट हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह कहेंगे तो ये आपको मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री रहते हुए क्या बने थे कि आपको उप प्रधानमंत्री बने थे, सीनियर उप प्रधानमंत्री। जूनियर बने थे जगजी मडाम। बीपीसी इनके बारे में याद रखिएगा। मंडल आयोग के सिफारिशों को क्या कहते हैं कि 1990 में लागू किए थे। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लीजिएगा। चलिए 31 में क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप इसे देखिए। कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। तो देखिए तो इसमें जो है ना कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जिसको हम क्या कर सके कि आंसर टिक कर सके। तो देखिए तुमने इसका सही आंसर बना लीजिएगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था ना
वो आपको 1962 में, और दूसरी बार जो लगाया गया था ना वो आपको 1971 में। तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए कि पहली बार कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल कब, तो वो आपको 1962 में। और देखो बाबू, दूसरी बार कहेंगे तो ये आपको 1900 कितना में जानते हैं, 71 में। और उसके बाद आपको तीसरी बार कहेंगे तो यह आपको 1975 में। तो अब तक हमारे देश में आपातकाल क्या बार लागू हुआ है, तो आपको 3 बार। देखिए तीनों बार हम बता दिए। और हमारे देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको अनुच्छेद 352 के तहत। और भारत में आपातकालीन शक्ति का जो प्रावधान है वो आपको कहाँ से प्रेरित है, तो कहेंगे हम यानी कि जर्मनी के संविधान से। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आप उसे देख लीजिएगा। तो 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको 1971 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ABCDE F, क्या है, F, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर F इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन रहेंगे, F उफ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं 32 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन जो था वो आपको पारित किया गया था। तो देखिए, तो आपातकाल के दौरान जो है आपको क्या था कि 46वां संविधान संशोधन जो है ये आपको क्या हुआ था कि आपको, सॉरी 46वां कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन ये आपको पारित किया गया था। कब, तो आपको 1976 में। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि आपातकाल के दौरान पारित किए गए जो सबसे प्रमुख संशोधन था वो क्या था, तो कहेंगे आपको 42वां संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन के दौरान बहुत सारे चीज हुए थे, क्या, जैसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। संबंधित सूची में से आपको क्या होता है, सॉरी राज्य सूची में से 5 विषय को हटाकर संबंधित सूची में क्या होता है कि आपको जोड़ा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य जो था, क्या था, मौलिक कर्तव्य, इसे जोड़ा गया था। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है, इस फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। और 44वां संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है इसे आपको याद रखना है, ये आपको 1978 में हुआ था, ठीक है ना। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसी संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है कि आपको हटा दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं 33 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो देखिए राज्य का जो संवैधानिक प्रधान होते हैं ना वे आपको राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल। लेकिन वास्तविक प्रधान कहेंगे बाबू तो हो जाएंगे आपको मुख्यमंत्री। मतलब राज्यपाल के सभी शक्तियों का अगर कोई प्रयोग करते हैं व्यक्ति तो वो कौन है बताइए, तो मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। जैसे केंद्र में देखते होइएगा कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है ना, देश के। लेकिन उनके शक्ति का जो सब प्रयोग करते हैं कौन कहते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री। तो ठीक राज्य में इसी प्रकार से क्या होता है, राज्यपाल कहने के लिए प्रमुख होते हैं लेकिन उनके ताकत का जो प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा जानते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री के द्वारा। इसीलिए राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख जो कहा जाता है ना वो आपको मुख्यमंत्री को कहा जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो साथियों 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ना वह आपको इंदिरा गांधी से संबंधित है। इंदिरा गांधी ने 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम को क्या किए थे कि आपको पेश किए थे। फिर यहाँ से आएगा 10 सूत्री कार्यक्रम, इनके सपुत्र श्री राजीव गांधी के द्वारा क्या था कि 10 सूत्री कार्यक्रम पेश किए गए थे। उसके बाद 5 सूत्री कार्यक्रम कहेंगे तो वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो सारे चीज आपको याद रखना है कि 5 सूत्री कार्यक्रम कौन पेश किए थे, तो आपको पंडित नेहरू ने। फिर है आपको 15 सूत्री कार्यक्रम। तो 15 सूत्री कार्यक्रम जो है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था कि आपको पास मतलब पेश किए थे। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो सूत्री वाला प्रश्न ना आपके एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि आपको पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 35 में, 35 में क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए कह रहा है 1974 की रेल हड़ताल के जो नेता थे वो आपको कौन थे। तो देखिए तो 1974 में जो रेल हड़ताल हुई थी उसके जो नेता थे वो आपको जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आइए अब हम चलते हैं जयप्रकाश नारायण जी। 1974 में इन्होंने क्या किया था कि आपको एक नारा दिए थे। 1974 में इनके द्वारा जो दिए गए नारा था वो आपको क्या था जानते हैं, तो संपूर्ण क्रांति का। क्या है, संपूर्ण क्रांति का। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ ये नारा जो था आपको दिया गया था। तो सब कुछ आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं 36 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, 1955, 1956, 1957, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ था ना
वो आपको 1957 में हुआ था। और पहला आम चुनाव कहेंगे तो यह आपको 1952 में। तो इसका मतलब है कि भारत में आम चुनाव कितने वर्ष पर होता है, तो आपको 5 वर्ष पर, ठीक है ना। और 2024 में जो आपको आम चुनाव होने जा रही है वो आपको 18वीं आम चुनाव जो है वो आपको होने जा रही है। मतलब कि अब तक 17 आम चुनाव जो है हमारे देश में संभव सॉरी क्या कहते हैं कि संपन्न जो है वो आपको हो चुके हैं, ठीक है ना। और आम चुनाव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है संपूर्ण देश में एक साथ होता है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और 1957 के आम चुनाव में ही क्या हुआ था कि आपको राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को जो होता है केरल में क्या होता है कि सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है। चलिए अब चलते हैं 37 में। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ था। तो साथियों भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। और इसके द्वारा संविधान में क्या होता है कि आपको 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। इसमें जो होता है 9 में ये जो 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि सुधार से संबंधित चीजें जो होती है उसको लाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 37, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट संविधान संशोधन वाले क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। देखिए और एग्जाम जब नजदीक आएगी तो संविधान संशोधन, इसके अलावा आपको आर्टिकल से संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे सब आपको बताया जाएगा। चलिए अब चलते हैं 38 में। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो साथियों भारतीय संविधान द्वारा जो है ना वो अभी जो है 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन मूल की अगर हम बात करेंगे तो मूल में कितना था बताइए था, तो आपको 7 जो था वो आपको मौलिक अधिकार था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज और आएंगे, क्या आएंगे, एक चीज और आएंगे, क्या जानते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है पहले यह कितने थे जानते हैं, तो आपको 7 थे। तो 7वां मौलिक अधिकार जो था वो था आपको संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार। तो ये जो आप देख रहे हैं संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया जानते हैं कि 44वें संशोधन द्वारा, किसके द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा 1978 में इसे मूल अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया कि आपको हटा दिया गया। तब से मौलिक अधिकार जो है हमारे पास कितने प्रकार के हैं, तो आपको 6 प्रकार के, ये नहीं कहिएगा कि 6 मौलिक अधिकार है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। और मौलिक अधिकार की संकल्पना जो है हमारे भारत में वो कहाँ से प्रेरित है, तो हम कहेंगे आपको अमेरिका से। क्या है, अमेरिका से प्रेरित है। और पूछेंगे कि बताइए कि जो मौलिक अधिकार है इसकी जो चर्चा है संविधान में कहाँ है, तो कहिएगा भाग 3 जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद अनुच्छेद कहेंगे तो वो आपको 12 से 35 में, किसमें है, तो अनुच्छेद 12 से 35 में जो है वो आपको मौलिक अधिकार की क्या है कि आपको चर्चा की गई। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 38 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 39 में आप लोग जल्दी से जो है इसका आंसर दीजिए कि 39 नंबर क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए 39 कर रहा है, देखिए अभी टाइमिंग जो है आपका 21:39 हो रहा है, वाह। आइए देखिए क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्यों राज्य संबंधों के बीच प्रमुख अड़चनें क्या रही है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356 राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, उक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। देखिए अब समझिए राज्यपाल भी जो होते हैं कभी कभी आपको क्या होते हैं कि आपको केंद्र की सरकार के अधीन चलते हैं, क्या होते हैं, अधीन चलते हैं। इससे क्या होता है कि राज्य में संवैधानिक संकट जो होते हैं वो आपको उत्पन्न हो जाते हैं। अनुच्छेद 356 जो पार्टी सत्ता में रहती है आपको आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करती है। दूसरी बात है हमारे यहाँ राज्य जो है केंद्र पर अधिक निर्भर है। तो ये सभी जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा बाधा है। तो 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए सॉरी बी कहते हैं, वो आपको डी हो जाएगा। तो सब कुछ आपको बढ़िया से देख लेना है कि केंद्र और राज्य के बीच में मुख्य अड़चनें क्या है। तो देख लेना राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, ये सभी क्या है, सभी। आगे देखिए कह रहा कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई। अभी बताएं कि संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 4 में जो है वो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। भाग 2 में जो है वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको नागरिकता का उल्लेख है। क्या है, नागरिकता का उल्लेख है। भाग 1 में जो है संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र है, क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, क्या है, राज्य क्षेत्र। इसका क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। तो आप ये जो देख रहे हैं 40 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 41 में। कह रहा कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में क्या होता है कि 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको आर्टिकल 300 कह रहे हैं, आर्टिकल
80 के तहत, किसके तहत? आर्टिकल 80 के तहत, मतलब अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो ये सदस्य किससे जुड़े होते हैं? तो देखिए, तो ये सदस्य आपको साहित्य, क्या है? साहित्य। इसके अलावा आपको विज्ञान, क्या है? विज्ञान। उसके बाद है आपको समाज सेवा, क्या है? समाज सेवा। इसके अलावा आपको कला, क्या है? कला। इससे क्या होता है कि आपको जुड़े होते हैं, मतलब ये सभी सदस्य जो होते हैं ना, ये आपको साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा इस सब से जुड़े होते हैं, मतलब इस 4 क्षेत्रों से। तो भारत में क्या होता है कि राज्यसभा में जो आपको राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया कि आपको लिया गया है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको अच्छे से देख लेना है। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक क्या है कि अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ पर होना चाहिए कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, समानता का अधिकार, यह मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी है। संपत्ति का अधिकार जो है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो देखिए, तो ये जो समानता का अधिकार है, इसका उल्लेख जो है वो आपको कहाँ है? तो इसका जो उल्लेख है ना, आर्टिकल आपको 14 से कितना में जानते हैं? तो आपको 18 में। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 23 से कितना में? तो आपको 24 में है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो उल्लेख है वो आपको आर्टिकल 25 से कितना में? तो आपको 28 में। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखने होंगे। तो देखिए, तो 42 का राइट आंसर वो आपको डी हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो कहेंगे इंदिरा गांधी, क्या है? इंदिरा गांधी। 1962 में कहेंगे आपातकाल के समय, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। 1975 में हो ही गया। 1971 में भी इंदिरा गांधी ही थी। तो सारा चीज आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो साथियों, जीवन के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद जो है वो आपको 21 है। क्या है? 21 है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की क्या करता है कि आपको बात करता है। तो अनुच्छेद 18 इसके तहत जो है वो आपको क्या किया गया है? तो आपको उपाधियों का, क्या है? उपाधियों का जो है वो आपको अंत किया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। अनुच्छेद 15 इसमें क्या है कि धर्म, लिंग, ठीक है ना, जाति, मूल वंश, इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 इसके अनुसार सभी लोग जो है कानून के समक्ष जो है आपको समान है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है डी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सारे चीज आपको याद रखना है, और ये सभी जो है ना वो आपको हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, आप उसे बढ़िया से क्लियर कर लोगे। चलिए अब चलते हैं 45 में, क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि डीपीएसपी को जो है कहां से शामिल किया गया है, किस देश से शामिल किया गया है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो हमारे संविधान में डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है, और आयरलैंड के संविधान में स्पेन से प्रेरित है। मतलब हमने आयरलैंड से लिया, और ये जो आयरलैंड वाले ये कहाँ से लिया? तो आपको स्पेन वाले से लिया, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अब ये जो आयरलैंड के संविधान से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, इसकी चर्चा हमारे संविधान में कहाँ है? तो इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 4 में, और आपको आर्टिकल 36 से क्या है कि आपको 51 में, मतलब अनुच्छेद 36 से 51 में। तो ये सब आपको याद रखना है। दूसरी बात कि आपको फंडामेंटल राइट जो है मौलिक अधिकार, वह कहाँ से लिया गया है? तो यह आपको अमेरिका के संविधान से। उसके बाद है आपको संघीय व्यवस्था जो है भारत में, संघात्मक मॉडल, वह कहाँ से है? तो देखिए, तो संघात्मक मॉडल जो है बाबू, ये आपको कनाडा से, क्या है? कनाडा से। विधि का शासन कहेंगे, तो ये विधि का शासन जो है हमारे यहाँ, वो आपको इंग्लैंड से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इस सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है। तो 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 46 में, क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है वो आपको कहाँ है? तो साथियों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का जो वर्णन है ना, अनुच्छेद 300 कितना में जानते हैं? 68 में। क्या है? 68 में। फिर पूछेंगे 356, तो इसमें जो है आपको राष्ट्रपति शासन, क्या है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। उसके बाद है अनुच्छेद आपको 52, इसमें जो है आपको राष्ट्रीय आपात, क्या है? राष्ट्रीय आपात, इसका क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 370, इसके तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो आपको क्या किया गया था कि आपको दिया गया था। तो 46 का राइट आंसर
ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 47 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव संबंधी प्रावधान है? तो देखिए कह रहा है अनुच्छेद 320, 321, 322, 324। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 से 29 में। क्या है? 329 में चुनाव संबंधी प्रावधान है, ठीक है ना। और निर्वाचन की चर्चा जो है वो आपको कहाँ है? तो देखिए, तो निर्वाचन की चर्चा जो है वो आपको भाग 15 में है। क्या है? 15 में। तो याद रखिएगा, तो मेरे भारत में, ठीक है ना, हम मेरे भारत नहीं कहेंगे, हमारे भारत में, ठीक है ना, कि आपको चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो आपको निर्वाचन आयोग को सौंपी गई। किसको सौंपी गई है? निर्वाचन आयोग को सौंपी गई, ठीक है ना। और ये जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन कब होता है? तो आपको 25 जनवरी 1950 को। तो साथियों ये सारे चीज याद रखना है, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होते हैं वो आपको मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 47 में। क्या कर रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में निम्न में से किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो साथियों भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक शक्तियां क्या है कि आपको प्राप्त है? केंद्र आपको अधिक मजबूत भी है। क्या है? मजबूत भी है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो संघात्मक मॉडल है वो आपको कनाडा पर क्या है कि आपको आधारित है। तो हमारे यहाँ केंद्र को मजबूत इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि आपको मतलब कि जनसंख्या ज्यादा है, दूसरी बात कि हमारा क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है ना। तो अगर केंद्र मजबूत नहीं होता तो हमारे यहाँ राज्य जो है कभी भी टूट सकते थे। इसलिए हमारे यहाँ केंद्र को क्या किया गया कि आपको अधिक जो है शक्तिशाली जो है वो आपको बनाया गया है। तो 48 का राइट आंसर ये हो गया। चलिए 49 में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन जो है कल के टेस्ट सोल्यूशन में भी आया था, तो आप लोग बताइए। देखिए क्या कह रहा है कि स्वराष्ट्र निम्न में से किस राज्य का भाग है? तो साथियों ये जो देख रहे हैं सौराष्ट्र, ठीक है ना, यह जो है आपको क्या है कि गुजरात का एक जो है क्या है हिस्सा है। इसमें पूछ देंगे विदर्भ, तो विदर्भ जो हो जाएगा ना वो आपको महाराष्ट्र का क्या है कि आपको हिस्सा है। मारवाड़ पूछेंगे, ठीक है ना, तो यह आपको राजस्थान का एक हिस्सा है। मतलब ये सब ऐसा क्षेत्र है जो थोड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है, ठीक है ना, इसीलिए इसकी चर्चा हम यहाँ पे किए हैं। तो 49 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 50 में क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे ना वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते थे। याद रखिएगा कि आयरन मैन क्या है? मैन ऑफ इंडिया। इस नाम से किसे जानते हैं? जानते हैं तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद है आपको लाल कृष्ण आडवाणी, ये भी आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। जिनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये क्या हुए थे कि आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन जानते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी जी। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में क्या हुए थे कि आपको उप प्रधानमंत्री जो है वो आपको बने थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे। ये हो जाएंगे आपको इंदिरा गांधी। 1975 में 71 में दोनों समय ये आपको प्रधानमंत्री थी जब आपातकाल की घोषणा हुई थी। और 1962 में पंडित नेहरू थे जब आपको आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब है एक शब्द में उत्तर दीजिए। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जो होते हैं ना अभी खूब जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। क्या है? पूछे जाते हैं। तो आप इसे बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है ना। चले देखिए क्या कह रहा है कि किसने कहा कि जजों की नियुक्ति से पूर्व यह देखा जाना चाहिए कि उसका सामाजिक दर्शन सरकार की नीतियों के अनुकूल है या नहीं है। यह प्रश्न आपको शुरू के ही 5 प्रश्न के अंदर में आया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। देखिए ऐसे प्रश्न हम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि 2 नंबर में ऐसे ऐसे प्रश्न को जो होते हैं पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि किसने कहा कि जजों की नियुक्ति से पूर्व यह देखा जाना चाहिए कि उसका सामाजिक दर्शन जो है सरकार की नीतियों के अनुकूल है या नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था जजों की नियुक्ति से पूर्व कि किसी भी व्यक्ति को जज के पद पर नियुक्त करने से पूर्व उसका जो है सामाजिक दर्शन देखा जाना चाहिए कि वो सरकार के अनुकूल है या नहीं है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 32 में, सॉरी 32 कह रहे हैं, मतलब इसके आगे नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है सुनिए। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि किसने नौकरशाही को पूंजी वर्ग का यंत्र कहा। तो देखिए, तो नौकरशाही को जो पूंजी वर्ग का यंत्र कहा था ना वो आपको कौन कहा था जानते हैं? तो यह कहे थे आपको कार्ल मार्क्स। कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं। तो इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। और कार्ल मार्क्स जो है इन्हें आधुनिक समाजवाद का क्या कहते हैं बताइए? तो आपको जनक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है?
तो आपको कार्ल मार्क्स को। तो देखिए, तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अकल्पनीय अंधकार होगा। क्या होगा? अकल्पनीय अधिकार मतलब अंधकार होगा। यह जो कहे थे आपको जेम्स ब्राइस ने कहा था। कौन कहा था? जेम्स ब्राइस। और यह क्वेश्चन जो है कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। 11th में आप पढ़े होइएगा, जेम्स ब्राइस ने कहा था। कौन कहा था? जेम्स ब्राइस। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में निर्धारित किया गया है कि सदन का अध्यक्ष किसी सांसद या विधायक के त्याग पत्र को अस्वीकार कर सकता है यदि वह दबाव में आकर क्या है कि आपको दिया गया हो। तो देखिए, तो ऐसा प्रावधान जो किया गया था ना मेरे भाई, वो आपको 33वें संविधान संशोधन में, किसमें किया गया था? 33वां संविधान संशोधन में। तो ये सभी चीज आपको याद रखना। देखिए 2 नंबर में भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1977 में बनी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का जो अध्यक्ष था वो आपको कौन था? तो देखिए, तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो बनाए थे जगजीवन राम, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बताइए? तो कहेंगे आपको जगजीवन राम। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है 1978 के चुनाव में इंदिरा गांधी कहां से जीतकर क्या है कि आपको लोकसभा में जो है वो आपको आई थी। तो देखिए, तो 1978 के चुनाव जो हुआ था ना, उसमें इंदिरा गांधी जो है आपको चिकमंगलुरु से जीतकर आई थी। कहां से आई थी? चिकमंगलुरु में जो आपको उपचुनाव हुआ था वहीं से यह जीतकर आई थी, क्योंकि रायबरेली ये 1977 में क्या की थी कि आपको हार गई थी। तो 1978 में ये जब वहां एक उपचुनाव होता है तो वहीं से जीतकर आते। कहां से? तो चिकमंगलुरु से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति रेड्डी ने 1979 में किसे प्रधानमंत्री बनाया था, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो नीलम संजीव रेड्डी है 1979 में जो प्रधानमंत्री बनाया था किसे? तो जनता पार्टी की सरकार गिनती, मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ता है, तब चल के चौधरी चरण सिंह जो होते हैं क्या होते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री की हमारे यहाँ नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत, राष्ट्रपति करते हैं। तो सारा चीज आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो 1975 में आपातकाल की घोषणा जो किए थे फखरुद्दीन अली अहमद ने। किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद जो है इन्होंने क्या किया था कि 1975 में आपको आपातकाल की क्या किए थे कि आपको घोषणा किए थे। चलिए, तो ये सारा चीज जो है आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं इन सभी चीजों को हम लोग क्या किए हैं कि आज एनालिसिस किए। क्या किए हैं? एनालिसिस किए। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको क्या करना है कि अच्छे से आपको देख लेना है, और जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए आप इसे बढ़िया से क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे, और आगे कल क्या करेंगे इससे नेक्स्ट वाले जो लेसन है उसका हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो चलिए साथियों आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।